गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। आप सबका रिवीजन क्लास चल रहा है। इस रिवीजन क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आपको बताया जा रहा है थॉम्सन का परमाणु मॉडल। थॉम्सन का परमाणु मॉडल। अब ध्यान दीजिएगा, थॉम्सन मॉडल या इसे हम कहते हैं तरबूज मॉडल। क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल। थॉम्सन मॉडल को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसे बोला जाता है तरबूज मॉडल। अब देखिएगा थॉम्सन मॉडल की क्या स्थितियां हैं। तो देखो बच्चों, थॉम्सन का परमाणु मॉडल को हम परमाणु का प्रारंभिक मॉडल भी कहते हैं। ध्यान देंगे, कैथोड किरणों और धन किरणों पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर थॉम्सन ने प्रथम परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इसके अनुसार परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित द्रव्य से बना हुआ है। धनावेशित द्रव्य परमाणु में एक समान रूप से फैले होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन धनावेश में इस प्रकार धंसे हैं जैसे तरबूज में बीज। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर जो हम कोई तरबूज लें तो तरबूज के आधे भाग को यदि हम काट दें तो हम कुछ इस प्रकार का संरचना पाते हैं ऐसे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो है ये आपका है इलेक्ट्रॉन और ये जो बिंदी है इसको कहते हैं धनावेशित कण। धनावेशित कण, ठीक। तो थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या है? थॉम्सन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणें और धन किरणों पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है जो धन और ऋण आवेशित कणों से मिलकर बना होता है। धनावेश ऋणावेश में इस प्रकार धंसे हैं जैसे तरबूज में बीज। इसलिए इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? तरबूज मॉडल भी कहते हैं। ध्यान देंगे, तरबूज मॉडल भी कहते हैं। परंतु यह मॉडल परमाणु के गुण की स्पष्ट व्याख्या करने में असमर्थ रहता है। इसलिए रदरफोर्ड ने 1911 में अल्फा कणों की बमबारी करके इस मॉडल का खंडन किया और नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किए। कौन सा मॉडल प्रस्तुत किए? नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत किए। तो आइए देखते हैं नाभिकीय मॉडल, या ध्यान देंगे, या इसे हम कहते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या इसे कहते हैं नाभिकीय मॉडल। क्या बोलते हैं? नाभिकीय मॉडल। सभी बच्चे ध्यान देंगे, नाभिकीय मॉडल। तो रदरफोर्ड ने जब अल्फा कण की प्रकीर्णन करके परमाणु के नाभिक का खंडन किया तो एक नए मॉडल को प्रकाश में लाया जिसे हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल या नाभिकीय मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु अतिसूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कणों से बना होता है जिनके दो भाग होते हैं। नंबर एक
नाभिक, नाभिक और नंबर 2 नाभिक का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। फिर कहते हैं कि दूसरा पॉइंट इसका आता है कि परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में स्थित होता है। धनावेश और परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक के केंद्र में उपस्थित होता है। ध्यान देंगे, नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -13 से 10 के पावर -12 तक होता है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट है इनका, तीसरा पॉइंट ये क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर उपस्थित धनावेश यूनिट के बराबर होता है। रदरफोर्ड ने बताया कि भैया जितना इलेक्ट्रॉन होता है उनकी संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और पांचवा नंबर इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, किंतु नाभिक इलेक्ट्रॉन पर एक बल आरोपित करता है जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जितना, ध्यान देंगे, जैसे मान लिया ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपने ओर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा तो ये बाहर की ओर भी बल आरोपित करेगा। तो जितना बल नाभिक इलेक्ट्रॉन पर लगाता है उतना बल इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर लगाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरता नहीं है। और यदि ऐसा संभव होता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाता तो ब्रह्मांड का क्या होता, विनाश हो जाता। तो ध्यान देंगे, रदरफोर्ड के अनुसार छठवां क्या कहते हैं, रदरफोर्ड बोलते हैं कि जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी प्रकार सूर्य पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसे हम सौर ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। इसलिए इसे हम सौर ग्रहीय मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल का चित्रण कुछ इस प्रकार, ये नाभिक है, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉन है जिसमें चक्कर लगा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक। और ये क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इनके कुछ दोष हैं, आइए देखते हैं दोष क्या क्या हैं। दोष, इनके कुछ मुख्य दोष हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल रहा, ध्यान दीजिएगा। इनके कुछ दोष हैं। इनके दोष क्या हैं, दोष नंबर एक कि यह परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि ये परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे? मैक्सवेल ने बताया कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, और प्रकाश का जब उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं उनकी ऊर्जा में क्या होगी, कमी होगी। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगा तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और परमाणु का क्या हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किंतु ऐसा नहीं होता, अर्थात परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। दूसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। अब नया शब्द है, रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु स्पेक्ट्रम होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं होनी चाहिए,
परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, अर्थात परमाणु के स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होती, है ना। इनके कहने का मतलब क्या है कि यदि इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता तो परमाणु की स्पेक्ट्रम सतत होनी चाहिए, यानी परमाणु की रेखीय स्पेक्ट्रम जो होती हैं, जो स्पेक्ट्रम होती हैं, उनकी आवृत्ति निश्चित होनी चाहिए, लेकिन उनकी आवृत्ति निश्चित नहीं होती, अर्थात परमाणु जो होता है स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता है, अर्थात निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होती हैं, यानी परमाणु में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहे। आगे बात समझ में। अब नया नंबर आता है, उसे हम कहते हैं बोर का परमाणु मॉडल। इसे क्या कहते हैं? बोर का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं? बोर का परमाणु मॉडल। ध्यान दीजिएगा, बोर का परमाणु मॉडल। बोर कौन थे? नील बोर एक वैज्ञानिक थे जो 1913 में रदरफोर्ड द्वारा नाभिकीय मॉडल के दोषों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किए और एक नए मॉडल को प्रकाश में लाए, जिसे हम नील बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं। ध्यान देंगे, परमाणु नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ घूमते हैं? वृत्तीय मार्ग पर घूमते हैं। क्लियर? पुनः परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, किंतु सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, केवल उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जिसके लिए कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। ध्यान देंगे, NH/2π का पूर्ण गुणित होता है, NH/2π का पूर्ण गुणित होता है क्या? कोणीय संवेग। ठीक। तीसरा नंबर आता है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर लगातार बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए घूमते हैं, यानी किसी भी प्रकार का ऊर्जा ये उत्सर्जन नहीं करते। समझ गए बात को? और ध्यान दीजिएगा, यदि चौथा नंबर है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है और v वेग से नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, तो कोणीय संवेग जो होगा वो क्या होगा? mvr होगा। क्या होगा? mvr होगा। अब कोणीय संवेग mvr होगा तो mvr बराबर NH/2π होगा। क्या होगा? NH/2π होगा। सभी लोग ध्यान से देखें, NH/2π होगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर नामक वैज्ञानिक ने 1913 में रदरफोर्ड मॉडल के कमियों को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया और एक मॉडल प्रस्तुत किए जिसे हम बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इनकी कुछ अभिकल्पनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। दूसरा है, परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं हैं, किंतु सभी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं घूमते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन उसी कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए घूमते हैं, जिसके लिए कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। फिर नंबर आता है, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m r त्रिज्या के मार्ग पे v वेग से गति कर रहा है तो कोणीय संवेग mvr होगा, अर्थात mvr बराबर NH/2π होगा। आ गई बात समझ में? फिर नंबर आता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अस्थाई कक्षा में घूमते हैं, जिसके लिए कोणीय संवेग mvr बराबर NH/2π का पूर्ण गुणित होता है। ऐसी कक्षाएं निश्चित और स्थिर होती हैं। आ गई सब बात समझ में? इलेक्ट्रॉन अस्थाई कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन अस्थाई कक्षा में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए क्या करते हैं?
चक्कर लगाते हैं। आगे बात समझ में। अब परमाणु मॉडल के दोष, इनके भी दोष रहे। यह मॉडल, ध्यान देंगे, यह मॉडल एकल इलेक्ट्रॉन युक्त आयन, जैसे हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन है, Li+2 में एक इलेक्ट्रॉन है, B+3 में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकी, परंतु बहु इलेक्ट्रॉन युक्त आयन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। दूसरा है कि, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि जेमन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे। अब नंबर आता है जेमन प्रभाव क्या है। ध्यान देंगे, प्रयोग द्वारा यह ज्ञात हुआ कि जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर उसकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। क्या मतलब कि जिस वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन हो रहा है उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। इस प्रकार हुए स्पेक्ट्रम रेखाओं के विघटन को हम जेमन प्रभाव कहते हैं। ध्यान देंगे, और इस सिद्धांत द्वारा इस प्रकार स्पेक्ट्रम रेखाओं के विभक्तीकरण की व्याख्या नहीं हो पाया, अर्थात जेमन प्रभाव की व्याख्या नहीं हो गया। फिर तीसरा दोष है कि उच्च विभेदन क्षमता के स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांच करने पर यह ज्ञात हुआ कि प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं एकल प्रकट होती हैं वो वास्तव में सूक्ष्म रेखाओं से बनी हुई हैं। ऐसा लगता है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांच हो रहा है उसमें प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं एकल दिख रही हैं वो सूक्ष्म रेखाओं द्वारा बनी होती हैं, और बोर का यह सिद्धांत रेखित स्पेक्ट्रम रेखाओं की व्याख्या करने में क्या रहे, असफल रहे। यानी जो एकल रेखा हैं वह सूक्ष्म रेखाओं द्वारा बनी हुई हैं, और सूक्ष्म रेखाओं द्वारा बनी हुई हैं, यह तर्क इनका परमाणु मॉडल देने में क्या रहा, असमर्थ। इनका परमाणु मॉडल देने में क्या रहा, असमर्थ रहा। आ गई बात समझ में। अब नंबर आता है आपका, ध्यान दीजिएगा, कोश, उपकोश और कोश उपकोश की अवधारणा। ध्यान दीजिएगा, कोश उपकोश की क्या है, अवधारणा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सबको पता होगा कि नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और नाभिक के चारों ओर जो वृत्तीय मार्ग है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं कोश। क्या कहते हैं, कोश। नाभिक के चारों ओर 7 कोश हैं। कितने कोश हैं, 7 कोश हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। 1 2 3 4 5 6 7। एक का नाम है KLMNOPQ। ये 7 कोश हैं। कितने कोश हैं, 7 कोश हैं। प्रत्येक कोश की रचना उपकोश से होती है। ध्यान दीजिएगा, जैसे KLMN है, इसकी रचना जो होती है उपकोश से होती है। तो देखो बेटा, n बराबर 1 2 3 4, कोश नंबर 1 2 3 4, और प्रत्येक कोश में जितने कोश का मान होता है उतने उपकोश की संख्या होती है। उपकोश को हम SPDF अक्षर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो K कोश में केवल एक S उपकोश होता है, और L कोश में SP उपकोष, M कोश में SPD, N कोश में SPDF, यानी चारों उपकोष होता है। ध्यान दीजिएगा, तो उपकोष को हम SPDF अक्षर द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और एक नया नाम आता है क्या, ऑर्बिटल। क्या नाम आता है, ऑर्बिटल। सभी बच्चे ध्यान देंगे, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जहां ज्यादा होती है उसे हम परमाणु ऑर्बिटल कहते हैं। यस उपकोष में एक ऑर्बिटल यस होता है, और पी उपकोष में 3p ऑर्बिटल होता है, जिसे हम px, py, pz कहते हैं। और डी उपकोष में 5d ऑर्बिटल होता है। ध्यान दीजिएगा, 5d ऑर्बिटल होता है, dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये 5 नाम हैं,
और F कोष में 7 F ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 1 7 F ऑर्बिटल होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता है। और एक चीज और बता दें कि एक ऑर्बिटल में विपरीत स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस प्रकार S में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन 6। इसी प्रकार D में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सभी लोग बताइए 10। और F में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन आपको बता दे रहे हैं, जिसका तीर ऊपर की तरफ हुआ क्लॉकवाइज और जिसका तीर नीचे की तरफ हुआ एंटी क्लॉकवाइज। आ गई बात समझ में। तो ये है कोष उपकोष की अवधारणा। कोष उपकोष की क्या है अवधारणा है। रिवीजन क्लास सभी स्टूडेंट देखेंगे तो इसका नोट्स बनाएंगे। अब नंबर आता है आधुनिक परमाणु संरचना। अब नंबर क्या आता है आधुनिक परमाणु संरचना। आधुनिक परमाणु संरचना, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर, आधुनिक परमाणु संरचना। और इस आधुनिक परमाणु संरचना को कल पढ़ा जाएगा, ध्यान दीजिएगा।